हेलो स्टूडेंट, आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप बोर्ड की तैयारी में हर सब्जेक्ट पे कमांड बना रहे होंगे, अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो हम इस सीरीज में आज देखेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 3 में होने वाली गलतियां, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और नोट डाउन आप कीजिएगा ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपसे गलतियां हो ना हो सकेगा। जहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी मैं क्वेश्चन भी वहाँ पे एक एग्जाम्पल देके समझा दूंगा ताकि आप जो गलतियाँ क्वेश्चन करते हैं वो ना करें। आप इन गलतियों को नोट डाउन करें कि ये गलतियाँ होती हैं और उन सबको ध्यान में रखें। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, अगर इनका आप ध्यान रखेंगे तो आगे बड़े क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि छोटे छोटे मिस्टेक आप इग्नोर करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 3 को। तो मैथमेटिक्स क्लास 10th में चैप्टर 3 क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारे पास पहला लीनियर इक्वेशन में कॉन्सेप्ट होता है एक कांस्टेंट का एंड वेरिएबल का। ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल को आप डिफरेंशिएट अच्छे से कीजिए। कांस्टेंट क्या होता है आपका? कोई भी नंबर हो गया, एनी टाइप ऑफ नंबर, एनी नंबर, ठीक है, अदर देन नंबर, अदर देन नंबर। ओके, नंबर क्या होता है? ठीक है, 1 2 अंडर रूट 5 7 5/3, these are the numbers. Okay, so these numbers belongs to constant, उसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। वेरिएबल क्या होगा? अदर देन नंबर, मीन व्हाट, कि जो नंबर नहीं है और भी अगर आप कोई ले लीजिए, जैसे ए बी डॉट 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 जेड हो गया, अल्फा बीटा डॉट डॉट डॉट, कोई भी नोटेशन टाइप का, ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो वो होता है वेरिएबल। जिसकी वैल्यू डिपेंड करती हो, हर अलग अलग केस में अलग अलग उसकी वैल्यू आती है। जैसे अंडर रूट 5 है, क्या ये किसी और केस में अंडर रूट 3 हो जाएगा, किसी और केस में अंडर रूट 2 हो जाएगा? नहीं, ये हमेशा अंडर रूट 5 ही रहेगा। तो ये हो गया कांस्टेंट। लेकिन y, z, a, these numbers are a variable। क्यों? क्योंकि y, x, z ये सब जो है, इनका जो वैल्यू फिक्स नहीं रहेगा, किसी केस में कुछ और रहेगा, किसी केस में कुछ और रहेगा। ठीक है, और ये वेरिएबल हो गया। और इसी के साथ हमारा इक्वेशन जो होता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आना चाहिए हमें। ठीक है, किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में ही रहेगा। ये लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, जैसे अगर एक मैं एग्जांपल दूं, अगर आप बोलोगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं। आप लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 7, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें और इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, बस एक लिखने का तरीका है। क्यों? क्योंकि जब आप बोर्ड का पेपर देंगे तो वहां पे स्टेप मार्किंग होती है। अगर इससे ही आप डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे तो अगर एग्जामिनर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हुआ तो वहां पे आपका स्टेप मार्किंग नहीं करेगा, काट देगा आपका स्टेप का मार्क्स। स्टेप्स का मार्क्स कुछ भी हो सकता है, 0.5 1, कोई भी मार्क्स हो सकता है। तो आपको प्रॉपर जो रूल है, जो एनसीईआरटी हमें बोल रही है जिस फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में लिखना है, ताकि आपका कोई मार्क्स कटने का डर ही ना रहे, कोई गलती ही ना रहे। अदरवाइज आप री इवेलुएट के लिए कई बच्चे डालते हैं तो वहां पे करते हैं तो वो काउंटर भी देते हैं, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये बहुत रेयर केस में होता है, बट आपको ये सब फुल मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा। अगर आप फुल मार्क्स टारगेट कर रहे हैं तो आपको हर चीज एकदम प्रिसाइज और वेल डिफाइंड फॉर्म में लिखना होगा।
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और भी पेयर में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दो इक्वेशन लिखने हैं, L1 L2, ठीक है। L1 क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। L2 का भी यही स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। यही फॉर्म स्टैंडर्ड होगा दोनों लाइन, क्योंकि ये दोनों ही लाइन है। बट हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, एक दूसरे से अलग दिखने के लिए, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ये भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ 2, यहाँ 2 हो गया। ओके, अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस एग्जांपल में आपको a1 a2 b2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये वैल्यू निकालने आए। तो आप इसको कंपेयर करके कैसे वैल्यू निकालें, आप कॉफिशिएंट में गलती नहीं करेंगे। कई बच्चे गलती कर देते हैं कॉफिशिएंट के साइन में, प्लस माइनस कुछ ध्यान नहीं देते, वो गलती हो जाती है। अब अगर इसको, ये पहले आगे आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि नहीं, यहाँ आप लिखेंगे आफ्टर राइटिंग बोथ इक्वेशन इन ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और ये तो पहले से ही है, ठीक, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 7, साइन के साथ लेंगे, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 2, c2 इज इक्वल टू प्लस 5। ये a b c 1 2 3 इसका निकालने आ गया आपको, a1 b1 c1 c2, ठीक है। ये जब निकल जाएगा तो आपको अच्छे से इसमें पता होना चाहिए कि क्या समीकरण इसका है, जो इक्वेशन है इस फॉर्मेट में, ठीक। और इसके बाद जो इसकी कंडीशन होती है, ये जो दो लाइन है इसका हम लोग क्या एक कंडीशन पढ़ते हैं ना, जैसे पहला कंडीशन क्या पढ़ते हैं, एक केस होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन का, दूसरा केस क्या होना चाहिए पैरेलल लाइन, तीसरा केस क्या होना चाहिए ये कोइंसिडेंट लाइन का, ठीक। तो इसमें आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये निकालने के बाद आप इसका रिलेशन याद रखेंगे। इसके केस में क्या है, कई बार बच्चे क्या होता है कंफ्यूज जाते हैं, इधर का इधर, इधर का इधर, सफल कर देते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, a1 बाई a2 b1 बाई b2 ये अगर इक्वल होगा तो अलग केस होगा, नॉट इक्वल होगा तो अलग केस होगा। इक्वल अगर होगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, अगर इक्वल नहीं होगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगी, अगर पैरेलल नहीं होगा तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पे, ठीक। अब पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों लाइन, ये जो रेशियो है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। ये तो पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, इसके लिए भी हम a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 करेंगे, ठीक है। ये बता रहा है पैरेलल हो गई लाइन। बट अगर इन दोनों को सेम रखेंगे तो ये तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये पैरेलल है ये कोइंसिडेंट है। तो अब इसके बीच का देखिए, ये दोनों ये लाइन भी पैरेलल है, इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो d नॉट इज इक्वल टू 0 है। अगर नॉट इज इक्वल टू 0 है तो क्या रहेगा, नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू c1 बाई c2। इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे ना तो आपको याद भी करने की जरूरत नहीं, अगर आप कभी भूल भी है तो आसानी से इसको निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया। और एक और चीज क्या है, ये दोनों जो केस है, ये केस ये क्या है, इन दोनों में सॉल्यूशन आ रहे हैं तो यही केस है क्या, कंसिस्टेंट का, ठीक।
और ये वाला जो केस है, ये केस क्या है, इसमें सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो इनकंसिस्टेंट। ओके, ये आप याद रखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, और भी बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये जो मैंने टर्म बताया ना, ये टर्मिनोलॉजी, ये ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही आएंगे, इंटरसेक्शन, यहाँ पे आ जाएगा नो सोल्यूशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ओके, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हो, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ओके, और कौन से नाम से जानते हैं, कोइंसाइड। ओके, या फिर कोइंसिडेंट, लाइन जो है एक दूसरे पे कोइंसाइड है। ओके, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, आपको याद रखने और इसको सफल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि गलती कई बार स्टूडेंट से ये हो जाती है कि ये सोल्यूशन निकालते रहेंगे, ये निकालेंगे, ठीक है, और फिर ये सोचेंगे कि C1 बाई C2 का रिलेशन क्या होता है इसमें, क्योंकि इन दोनों में C1 बाई C2 का दिया है, इसमें नहीं दिया होता। तो बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज रहते हैं और यहीं पे अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं कि C1 बाई C2 क्या होगा, याद करने लगेंगे, दिक्कत आ जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया है, पैरेलल होने के लिए ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होगा तभी हम इसके आगे सोचेंगे, अगर इक्वल यहीं पे नहीं है तो आगे हम नहीं सोचेंगे। ठीक, तो ये हो गया पैरेलल। अब हमारा आता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स। और कौन सा इक्वेशन होता है, ये वाला, जो ये वाला है ना, यही होता है हमारे मेथड्स में। क्यों, हमारे पास कितने मेथड्स हैं, हमारे पास मेनली दो मेथड्स हैं, और वैसे बात करें ग्राफ को लेके तो तीन मेथड्स हैं जिससे हम सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन वो होता है जिसपे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करे। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये भी क्रॉस कर रहा है, ये भी क्रॉस कर रहा है, तो ये इसका एक सोल्यूशन है। ठीक, तो इसी वाले इक्वेशन को यूनिक जो सोल्यूशन होता है, ये वाली कंडीशन को भी हम लोग तीन अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला मेथड क्या है, ग्राफिक, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पे मैं आपको मार्क्स दिलवाने के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। तो आप पहले क्या करेंगे, उस इक्वेशन को रफ में, अपने रफ वाले साइड में किसी अलग, जो दो मेथड होते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट के या फिर इलिमिनेशन के, इन दोनों में से जो आपका सबसे स्ट्रांग है, रफ वर्क में आप सॉल्व करके एक्स एंड वाई निकाल लेंगे। ऐसा क्यों, मैं आगे आपको बताऊं। एक्स एंड वाई निकाल लेंगे, ठीक है, एक्स एंड वाई निकलेगा। अब आप इसको प्लॉट करेंगे, आप नहीं भी निकालेंगे, पहले प्लॉट कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसको क्यों निकालेंगे। यहाँ पे एक्स एंड वाई हो गया, यहाँ पे जीरो रखेंगे, यहाँ पे जीरो रखेंगे, इसका वैल्यू निकाल देंगे। अगर इसके जीरो रखने पे ये जीरो आ रहा है तो कोई और वैल्यू रख के यहाँ पे निकाल लेंगे। दो पॉइंट आ गए, मोस्टली तो एक वाई एक्सिस पे आएगा ऊपर या नीचे, एक एक्स एक्सिस पे आएगा ऊपर या इस साइड या इस साइड। इसको अगर इस साइड आया तो ये हो गया, और दूसरा कोई लाइन आया इस साइड आया तो ये पॉइंट कट कर दे। तो इसी का ये जो x वाला है, इसी का ये जो y वाला है, यही दोनों होते हैं। ये x का हो गया x1, ये y1, तो x1 y1 यही एक सोल्यूशन है इसका। अब ये क्यों निकालना है रफ में, कई बार क्या होता है, सोल्यूशन जो होता है वो फ्रैक्शन में होता है, मीन्स डेसिमल में, ठीक है। तो हम ये जो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पेपर इतना मैग्नीफाइड नहीं रहता कि उससे आप डेसिमल के 2 डिजिट तक 3 डिजिट तक पता कर सकते। तो ऐसे क्या है, ऐसे जब सोल्यूशन निकालेंगे तो ये एग्जैक्ट आएगा, और यहीं पे आप इसको एस्टिमेट करने की जगह आप इस पे आप बोल रहे हैं कि इतना ये इतना, ये आप रफ में करें, ठीक है। एक प्रकार से आप इसको ना ऐसा
कि हाँ मैंने ग्राफ मेथड से सॉल्व किया है, बट बैक ऑफ द माइंड में आपने इस एक्चुअल आंसर जो लाए इससे लाए। क्योंकि ग्राफ में आप तभी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे जब आप ग्राफ को मोस्ट एक्यूरेट तरीके से ड्रॉ किए रहेंगे। प्लस अगर सोल्यूशन इंटीजर हो तो मोस्ट प्रोबेबली ये आ जाए, अदरवाइज थोड़ा इधर उधर आ जाता है तो हम एग्जैक्ट नहीं पता कर पाते। तो एग्जैक्ट पता करने के लिए रफ में आप ये करेंगे। ठीक, ये हो गया। और दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट से ही पता चल रहा है कि एक को अपन डिस्प्लेस करेंगे दूसरे में। तो ऐसे जैसे एक इक्वेशन हो गया, एग्जाम्पल लें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो इसमें से आप x या y का वैल्यू निकाल लीजिए। मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 5 माइनस है। अब ये जो y है ना, इसमें आप पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर देंगे। इसमें पुट करेंगे तो 2x माइनस वाई का हो जाएगा 5 माइनस x इक्वल टू 1। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे आप, ये जो y है यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, ये दोनों तरफ ब्रैकेट कर देंगे। कई बार क्या होता है, ये जो माइनस है, अगर मैं यहाँ 2x माइनस कुछ नहीं देख रहा हूँ 5 माइनस x ऐसे लिख दूं तो कई बार गलती हो जाता है। यही गलती आपको मार्क्स नहीं दे पाए। ठीक, तो आप इन सब का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट पुट कर देंगे ताकि ये जो माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लीकेशन हो आसानी से हो। फिर उसके बाद यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर y का वैल्यू रखेंगे तो x y आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो कोई वन वेरिएबल आएगा x या y, उसका वैल्यू निकाल के किसी एक में पुट कर देंगे, दोनों आ जाएगा। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें गलती क्या है, साइन वाला गलती हो गया। और सब्स्टिट्यूशन का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सब्स्टिट्यूशन में एक निकाल के पुट करना था या फिर इसको इक्वेट करके ऐसे माइनस करना था। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, एक इक्वेशन से एक चीज निकालते हैं, उसको दूसरे वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, इलिमिनेशन में हम लोग एक को इलिमिनेट करते हैं, दोनों को साथ में लेंगे बट एक को इलिमिनेट कर देंगे। ओके, दूसरा मतलब तीसरा मेथड क्या है, इलिमिनेशन मेथड। ओके, इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे हम, इलिमिनेशन मेथड में जैसे अगर एक क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, पहले आगे हम देखेंगे ये वेरिएबल x एंड y, इन दोनों का हम कोफिशिएंट देखेंगे। अगर किसी भी एक x या y का कोफिशिएंट इक्वल हुआ, ठीक है, x का दोनों इक्वेशन में इक्वल हुआ, तो हम ऐड करने से उसको एलिमिनेट कर दें या फिर उसको सब्ट्रैक्ट करने से, सब्ट्रैक्ट मतलब एक में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर इसमें से इसको, या फिर इन दोनों को जोड़ने से कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा। पहला केस ये। दूसरा केस ये हो सकता है कि इन दोनों का कोफिशिएंट मिले ही ना, इसका भी अलग है इसका। जैसे ये केस है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, बस इसमें 2 है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है। तो हम क्या करेंगे, किसी और एक से कोफिशिएंट से इक्वल कर देंगे। देखिए इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो इसके इक्वल हो जाएगा। कई बार क्या होता है, इसमें और इसमें मान लीजिए 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें पूरे में कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। इस केस में हमें क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना, इसमें कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इधर 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये आ गया इक्वल। अब हम इसको हिट सब्ट्रैक्ट कर देना, ये माइनस माइनस सब हो गया, तो ये टोटल एलिमिनेट हो गया। ये माइनस एंड माइनस, माइनस 5y, और ये क्या आ जाएगा -6। यहाँ से क्या होगा, y इज इक्वल टू 6/5, और ये आ गया। तो अगर एक वेरिएबल आ गया है तो एक वेरिएबल को आप दूसरे में पुट करेंगे, वहां से आप आसानी से निकाल लेंगे। ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। इसमें भी आप साइन का बहुत ध्यान रखेंगे। और एलिमिनेशन का मतलब समझिए आप, मैं एक कोई वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कर दे रहा हूं, ठीक है, एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में एलिमिनेट कर दे रहा हूं, ये ठीक। ओके,
अब जो बच्चों को परेशान करने वाला इक्वेशन आता है, ये आता है x इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू 5 आ गया। इसको बच्चे कैसे प्लॉट करेंगे, ये मतलब प्रॉब्लम होती है। तो आप ऐसा समझिए, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये क्या है, ये y एक्सिस है ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, ये 5 है, ये 4 है, तो ये अगर 5 है तो ये क्या हुआ, ये y इज इक्वल टू 5 है, ये रहा ना, y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओके। y इज इक्वल टू 3, ये 3 है, ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे जा रहा है। y इज इक्वल टू -4, -4 यहाँ पे है, ये रहा, ये जा रहा है। y इज इक्वल टू 0, ये रहा। जो y इज इक्वल टू 0 रहता है ना, यही होता है आपका x एक्सिस, ठीक है। अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x ये हो जाएगा y -5, क्या हो जाएगा 0x प्लस y -5 इक्वल टू 0, ओके। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -5। मतलब x की वैल्यू मैं कोई भी चेंज करूँ, x की वैल्यू ये रख दो, ये रख दो, ये रख दो, कोई भी रख दो, y की वैल्यू कितना आएगी, 5 हमेशा ही आती है, ऐसे होगा। वैसे ही x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 है, अगर x इक्वल टू 2 है तो x पे पहले हम 2 लिखेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, x पे 2 आ गया, इस पे हम परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे। तो हमें इन दोनों में सोल्यूशन निकालना है ना, तो ये गया और ये वाला लाइन गया, ये पॉइंट है 2,5, क्या है 2,5, यही एक सेटिस्फाई करेगा पूरे में। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, जब कोई एक ही वेरिएबल आए तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट आपको अच्छे से निकालने आना चाहिए साइन के साथ, ओके। और फिर इसमें एक और चीज आती है, जैसे एक्स और वाई का इंटरचेंज करते हैं, जो स्पेशल टाइप के आपके इक्वेशन होते हैं, जैसे ये हो गया ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे कोई भी मान सकते हैं C1, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू C2। ये देखिए इसका कोफिशिएंट इससे इक्वल है, इसका इससे इक्वल, तो इसको आप एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, दो इक्वेशन आएगा न्यू, वो दोनों इक्वेशन आने के बाद इसको आप आसानी से करें। ये कब आएगा, जब ए आपका बहुत बड़ा नंबर होगा, जैसे 2 3 5 हो गया, बी इक्वल टू 3 6 8, तो इसमें एलिमिनेशन या फिर आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया, डायरेक्ट लगाने पे बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट ना लगा के ऐसे करें, पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ग्राफ बनाने में भी गलती नहीं करेंगे, इसका भी तो आसानी से हो जाएगा। और मैंने आपको लेक्चर में एक और बताया था कि ग्राफ को कैसे हम लोग ड्रा करें, अगर हम इस फॉर्मेट में डाल देते हैं तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो a और b पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए x पॉजिटिव हुआ मतलब पॉजिटिव वाले एक्सिस पे, a अगर निगेटिव हुआ तो इस वाले एक्सिस पे जाएगा, अगर b पॉजिटिव हुआ मतलब y वाले इस वाले पे जाएगा, b निगेटिव हुआ तो इस वाले पे जाएगा। तो एक पॉइंट हमें x एक्सिस पे कहीं भी मिल जाएगा a के थ्रू, और y एक्सिस पे मिल जाएगा b के थ्रू, उन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन, सबसे सिंपलेस्ट पॉइंट। इसको आप इसे फॉलो कर देंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे ये एग्जांपल है x/2 प्लस y-3 इक्वल टू 0। अगर इसको आपको प्लॉट करना हुआ, पहले आप कैसे करेंगे, x/2 प्लस y इक्वल टू 3 से सब में डिवाइड कर देंगे तो x/6 प्लस y/3 इक्वल टू 1। ये x पे क्या है 6 है, +6, यहाँ पे +6 हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया। y पे क्या +3 है, +3 हो जाएगा, ये होगा। इन दोनों पॉइंट को आप मिलाएंगे, ये हो गया आपका क्या इक्वेशन आपका।
ठीक है, प्लॉट हो गया ये, तो इसका आप काफी ध्यान रखेंगे। तो यही है कुछ इम्पोर्टेंट, बाकी तो आप जानते ही हैं, बट इन सब में बहुत ज्यादा गलतियां होने का चांसेस रहता है, और फ्रिक्वेंटली आपके जो बोर्ड में इन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, उसमें कुछ इसमें डिस्कस करेंगे उसके कुछ पॉइंट्स को, इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ पे स्टूडेंट द्वारा गलतियां हो जाती हैं, और मैं जो डिटेल वाला लेक्चर पढ़ा रहा हूँ उसको भी आप देख लीजिए, अगर कोई भी यहाँ पे पॉइंट ना समझ में आए तो उसमें आप समझ सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, और आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।